हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग को फिर से इतिहास का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें क्या है कि इसका नाम है महाजनपदों का उदय। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर से वैष्णव धर्म, फिर से बहुत सारे जो भी एक तरह से ऋग्वेदा में जो था वो हमारा सारा का सारा इतिहास जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा एक तरह से कि पूरा का पूरा चीज़ हम आपको जो यानी कि मुसलमान लोग जो आए, ये सब सारा चीज़, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब सारी चीज़ें जो बहुत पहले वाली चीज़ें थी उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, महाजनपदों का उदय। यहाँ पे बिंबिसार से लेकर के, बिंदुसार से लेकर के बहुत सारे और सारे राजा आए जो हमारे भारत पे क्या किए थे कि पूरा कब्जा करके रखे थे, राज किए वो सब सारे। तो उनको हम क्या करेंगे, उनके बारे में हम पूरा का पूरा इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि महाजनपदों का उदय में क्या है। ये 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, 6वीं शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, महाजनपदों में कुल 16 जनपद थे। ठीक है, 16 जनपद को मिलाकर के क्या बना था, महाजनपद बना था। ठीक, महाजनपद में कुछ कुछ क्या था, बहुत शक्तिशाली जनपद था। अभी हम आपको समझाएंगे कि जो जनपद है, ठीक है, उस समय सबसे मजबूत स्थिति में आर्य लोग थे। ठीक है, आर्य लोग क्या करते थे, सबसे मजबूत स्थिति में थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो अपने आप को क्या बोलते थे, जन बोलते थे। मैं महाजनपद का, मैं आपको जो जनपद है उसका मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। वो लोग अपने को क्या बोलते थे, अपने को जन बोलते थे। ठीक है, कि हम लोग क्या है, जन। जन का मतलब होता है लोग। आर्यन ऐसा बोलते थे। ठीक है, आर्यन यही बोलते थे कि हम लोग क्या है, जन है। तो जनपद का जो वर्ड है, जनपद में जो जन का मतलब होता है वो क्या होता है, लोग होता है। याद रख लेना, ये 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। 6वीं शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, इसमें कितने जनपद थे, 16 जनपद थे। याद रखना, हमको उन्हीं 16 जनपद के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। कुछ कुछ राजा जो है, जैसे मगध है, अवंती है, ठीक है, बहुत सारे इधर आपको अंग है, ये सब सारा चीज है। उसमें एक्चुअली में ये जो बसा हुआ था, या ये 16 जो जनपद थे, मैं अभी आगे आपको डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आर्यन थे वो सबसे शक्तिशाली थे। वो अपने आप को क्या, खुद को बोलते थे जन। ठीक है, तो जनपद में जो जन शब्द है, जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है चरण। इसके कहने का मतलब यही है कि जो जनपद का पूरा मतलब है, जनपद का मतलब होता है क्या, लोगों का चरण। ठीक है, लोगों का चरण, ये जनपद का क्या है, मतलब है। ये 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक, तो जो महाजनपद थे उसमें कितने जनपद थे, उसमें 16 जनपद थे। ठीक है, जिसमें क्या था कि मगध बहुत शक्तिशाली था। याद रखें ना, जो 16 जनपद है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या था, आपका मगध था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध था। फिर मगध के बाद जो दूसरा आता है, दूसरा राज्य आता है वो है वत्स। तीसरा क्या है, अवंती। चौथा क्या है, कौशल। बट सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में, पावरफुल स्थिति में राज्य आपका क्या कहलाता था, मगध था। मगध के बाद सेकंड नंबर पे आता था वत्स का, तीसरे पे अवंती का आता था और चौथे नंबर पे आता था क्या, कौशल का। ठीक है, ये क्या था, ये 16 महाजनपदों में जो 4 जनपद मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे पावरफुल थे, सबसे शक्तिशाली थे। सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली का मतलब यही है कि यहाँ की जो खेती थी बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि वहाँ पे किसान क्या कर लेते थे, खेती कर लेते थे। खेती करने के बाद क्या करते थे, जब खेती ज़्यादा होती थी तो वहाँ पे राजा को टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता था। जब राजा को टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता था तो राजा उससे क्या करता था, अपना जो सैनिक है, अपना खुद का जो है वो सब सारी चीज़ें अच्छे ढंग से क्या कर लेता था। और सबसे पहले जो महाजनपद थे वो फैला कहाँ कहाँ से था, याद रख लेना, वो अफगानिस्तान से फैला था। अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के पूरा बिहार तक क्या हुआ था, फैला था। ठीक है, बिहार तक क्या किया था, वो फैला था। और फिर अगर बात करें तो नॉर्थ में भी फैला था, नर्मदा नदी से लेकर के, ठीक है, नदियों में कुछ नीचे तक क्या किया था, वो फैला हुआ था। इसके कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान, बिहार, कुछ यूपी है, कुछ आपके जो पार्ट्स हैं वो राजस्थान में भी है, कुछ हरियाणा में है, दिल्ली में है। तो ये सब सारे जो पार्ट्स थे
यहीं पे ये लोग क्या कहते हैं, ये जो 16 महाजनपद थे इसी के इर्द गिर्द क्या करता था, घूमता था, क्योंकि वहीं पे सबसे शक्तिशाली, मैंने बताया ना, जो राजा लोग थे वो नदियों के किनारे इसलिए बसना पसंद करते थे या उनको अच्छा था क्योंकि वहाँ पे खेती अच्छे से हो जाती थी। जब खेती अच्छे से हो जाती थी, किसान लोग खेती कर लेते थे, तो उसमें उनको कर जो टैक्स है वो ज़्यादा मिलता था। जब टैक्स ज़्यादा मिलता था, पैसे ज़्यादा मिलता था, तो उनको रहने में बड़ी आसानी होती थी, क्योंकि वो सब कुछ अपना मेंटेन कर लेते थे, समझ लेते थे। ठीक है, सैनिक को खाना पीना, खुद के बारे में, यानी सारी चीज़ उनकी जो चीज़ें थी वो व्यवस्थित ढंग से क्या कर लेते थे, कर लेते थे। तो सब हम पढ़ लिए। अभी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, अफगानिस्तान से। ख़त्म कहाँ हुआ, अपने इंडिया के, भारत के जो बिहार, मोस्ट ऑफ इसमें जो है जनपद वो बिहार से ही है। ठीक है, कुछ उत्तर प्रदेश का भी है, कुछ हरियाणा का भी है, कुछ राजस्थान का भी है, कुछ कुछ का मतलब एक दो। ठीक, चलिए 16 महाजनपद में सबसे मजबूत स्थिति में था हमारा क्या, मगध, फिर उसके बाद वत्स आता है, फिर अवंती आता है, फिर कौशल आता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला था आप देख लो, अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक, हिंदू कुश नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक क्या हुआ था, ये फैला था। ठीक, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद में से पहले जनपद का क्या नाम था, अंग था। ठीक है, अंग, जिसको फिलहाल वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर को बोलते हैं। मुंगेर अगर भागलपुर को एक साथ कर दिया जाए, एक ये कर दिया जाए, उसको सबसे पहले क्या बोला जाता था, अंग बोला जाता था। ठीक है, अब कह रहा है कि अंग की राजधानी क्या कहलाई, चंपा। जो ये अंग था इसकी राजधानी थी चंपा। अब फिलहाल में इस समय उसका नाम है चंपा नगरी। यानी जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में मैं पहले ही आपको जनपद का नाम बता दिया, उसका नाम था क्या, अंग। जो अभी फिलहाल में स्थिति उसकी है वो मुंगेर और भागलपुर जो एरिया है उन दोनों को मिला दिया जाए तो पहले अंग था वो। ठीक है, उसकी उस समय की जो कैपिटल थी चंपा, फिलहाल अभी जो है चंपा उसका नाम था। ठीक है, सॉरी, राजधानी थी। और अभी अगर देखा जाए तो उसका नाम है चंपा नगरी। सबसे पावरफुल मगध था, ध्यान से देखना। मगध को सबसे पहले, मगध जो था वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया को कंबाइन करके बना था, पटना, गया, शाहाबाद, ये तीनों जो चीज है अगर इनको एक साथ अभी मिला दिया जाए तो मगध उतना बड़ा था। यानी मगध सबसे पहले क्या किया था, इतना दूर पे था, क्योंकि बिंबिसार क्या किया था, शादी करने के बाद वो अपने राज्य को बढ़ाते गया। ठीक, शादी उसका फंडा ये था, वो शादी करता था, राज्य बढ़ाते रहता था। ठीक, तो मगध कहाँ इस समय फिलहाल की स्थिति क्या है, वो मगध जो पहले था वो पटना, गया और शाहाबाद। इसकी राजधानी याद रख लेना, इसकी राजधानी सबसे पहले गिरिब्रज हुई, फिर राजगृह हुई, फिर राजगीर हुई। तीन इसकी राजधानी तो बिंबिसार ने किया था, याद रख लेना। जो बिंबिसार था वहाँ का राजा था, 52 साल तक ये राज किया था वहाँ पे। ठीक है, 52 साल याद रख लेना। और इसको इसका बेटा अज्ञात शत्रु खुद मार देता है। ठीक है, मतलब अपने बाप को अज्ञात शत्रु ने बिंबिसार की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। कब किया, ये लगभग 361 ईसा पूर्व की बात है, उस समय किया, क्योंकि ये 445 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये बैठा था गद्दी पे। ठीक है, उसके बाद 361 में ये क्या कर देता है, अपने बाप को मार देता है, यानी बिंबिसार को मार देता है। तो बिंबिसार ने 3 जगह राजधानी अपनी बनाई थी, गिरिब्रज, राजगृह, राजगीर। ये आता है कि बिंबिसार जो अपनी राजधानी बनाई थी इसमें से कौन नहीं बनाया था, कौन सी राजधानी इसकी नहीं थी। तो ये तीनों ऑप्शन में रहेंगे, एक और आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कौशाम्बी वगैरह, कुछ और डाल देगा वो, तो वही नहीं होगा, याद रख लेना। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके बेटे का जो बेटा था, यानी अज्ञात शत्रु का जो बेटा उदायन था, उसने इसको चेंज करके क्या कर दिया, इस राजधानी को पाटलिपुत्रा कर दिया। ठीक है, मतलब गिरिब्रज, राजगृह, राजगीर, फिर राजधानी चेंज होकर के क्या हुई, पाटलिपुत्रा हुई, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर इसने क्या किया, फिर उसको चेंज करके क्या कर दिया, वैशाली किया। यानी कि ये जो चेंजिंग हुई थी कहाँ से, गिरिब्रज, राजगृह, राजगीर, फिर ये 3 तो बिंबिसार किया, फिर पाटलिपुत्र, उदायन ने क्या किया, पाटलिपुत्रा किया, फिर इसकी राजधानी चेंज होकर के क्या हुई, वैशाली हो गई। मतलब लास्ट में क्या हुआ, वैशाली। अब याद रख लेना, वैशाली किसने चेंज किया था, शिशुनाग ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने ही सबसे पहले इनकी डायनेस्टी पूरी खत्म करके नागवंश का ये क्या किया था, यही सबसे पहले स्टार्ट किया था शिशुनाग। ठीक है, नागवंश को
इसके बेटे को मार करके ये बना था क्या, वहाँ का राजा बना था। तो इसने राजधानी कहाँ चेंज कर ली, वैशाली। फिर वापस से क्या हो गया, पाटलिपुत्रा। इसने कौन बनाया पाटलिपुत्रा को, कालाशोक, क्योंकि कालाशोक ने भी नागवंश का क्या कर दिया था, अंत कर दिया। मतलब नाग जो डायनेस्टी थी, जो वंश डायनेस्टी चल रही थी इसकी, वो क्या किया था, कालाशोक ने खत्म कर दिया था। तो कालाशोक ने सबसे फिर क्या कर दिया, पाटलिपुत्रा राजधानी बनाई। याद रख लेना, पाटलिपुत्रा 2 बार आया है, 2 बार राजधानी पाटलिपुत्रा बनी है। फिर आया हमारे पास, देखो मैंने क्या पढ़ा, पहले अंग पढ़ा, मगध पढ़ा, अब हम लोग वज्जी पढ़ने वाले हैं। वज्जी को फिलहाल अभी क्या बोलते हैं, गया, फिलहाल गया बोलते हैं। उस समय इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी विदेह थी, मिथिला थी और वैशाली थी। 3 राजधानी इसकी थी, विदेह, मिथिला और वैशाली। फिर चौथे का नाम है मल्ला, जो ये यूपी में है, ठीक है। फिलहाल अभी पुराना नाम इसका मल्ला है। यूपी के कहाँ कहाँ पे था, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर को कंबाइन कर दोगे तो मल्ला उतना बड़ा राज्य था, ठीक है। कह रहा है इसकी राजधानी कुड़सिनारा थी और पावा थी, ठीक है, कुड़सिनारा, पावा, ठीक, इसकी राजधानी थी। दूसरा काशी, फिलहाल में नाम इसका क्या है, वाराणसी, और इसकी कैपिटल भी क्या थी, वाराणसी थी। फिर कोसला आया, कोसला जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, इस समय की स्थिति जो है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच को एक साथ मिला दोगे तो उस समय उसको कोसला बोलते थे, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या कहलाई, कौशाम्बी कहलाई, ठीक। फिर चेदी आया, जो फिलहाल का कंडीशन बुंदेलखंड है, ये भी उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। तो मैंने आपको बताया कि ये लोग अफगानिस्तान से लेकर के बिहार, हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक क्या हुआ था, ये 16 महाजनपद क्या हुए थे, फैले हुए थे, ठीक। तो और इसकी राजधानी क्या थी भाई, शक्तिमाला थी। फिर कुरु, आपको मालूम है कुरुक्षेत्र, कुरु हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, की कंडीशन, जो हरियाणा और दिल्ली को मिला दो तो कुरु बना। कुरु को की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्था थी, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली की पुरानी राजधानी भी थी, ठीक। आगे पांचाल, जो अभी रुहेलखंड का, ये भी यूपी का ही एक पार्ट है। रुहेलखंड जो है वो पहले पांचाल के नाम से जाना जाता था। इसकी कैपिटल क्या थी, काम्पिल्य थी। फिर सूरसेन, ब्रजमंडल, अभी नाम इसका ब्रजमंडल, आपको मालूम है ब्रज का मतलब कृष्ण भगवान आ गए। ये मथुरा, इसकी कैपिटल क्या थी, मथुरा थी। फिर मत्स्य, ठीक, अलवर, ये सब राजस्थान का एक पार्ट है। ये राजस्थान में मत्स्य था, मैंने आपको बोला था कुछ जो क्या नाम है एरिया या कुछ जनपद राजस्थान में भी एकाक चले गए थे। अलवर, भरतपुर और जयपुर तीनों को कंबाइन करो तो उस समय मत्स्य बनता था, यानी उस समय उसका नाम मत्स्य था। अभी चेंज होकर के 3 पार्ट्स में बटा, अलवर, भरतपुर और जयपुर। इसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर थी। फिर कह रहा है अस्मका या अस्साका, 2 नाम था इसका, ठीक है। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, उसी को वो लोग क्या बोलते थे, अस्मका या अस्साका, और इसकी कैपिटल पोतना कहलाई, ठीक। फिर गांधार, याद रख लेना गांधार, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको गांधार उस समय बोलते थे। और इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो तक्षशिला थी, ठीक। फिर कंबोज आया, जो पाकिस्तान में है, वो कंबोज कुछ पाकिस्तान में भी है। फिर उसकी राजधानी क्या बनाई गई, राजापुर। लास्ट आया अवंती हमारा, ठीक है, अवंती, जिसको मालवा अभी फिलहाल में बोलते हैं। ये उज्जैनों का क्या है, उस समय उसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैनो थी। और ये भी क्या है, राजस्थान का एक पार्ट है। तो मैंने आपको बताया क्या कि जो महाजनपदों का उदय हुआ था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भारत में बिहार, कुछ यूपी, कुछ हरियाणा, कुछ दिल्ली, ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ था, 16 महाजनपद क्या हुआ था, फैला था। ये था 16 महाजनपदों का विवरण। अब हम इनमें कौन कौन से राजा राज किया था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राजा क्या किए थे, यहाँ पे राज किए थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा आपको डिटेल में अभी आपको समझाएंगे। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि 16 जनपद में कौन कौन से जनपद थे। सबसे शक्तिशाली कौन था वो भी बता दिया मैंने कि मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध के बाद नंबर आता है वत्स का, फिर अवंती का आता है, फिर कौशल का आता है, ठीक है। मगध पे याद रख लेना कि ये जो क्या नाम है कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मगध की जो राजधानी क्या नहीं थी, ठीक है। तो याद रख लेना मगध की राजधानी क्या थी वो पढ़ लो आप। मगध की राजधानी याद रखना गिरिब्रज, राजगीर, ठीक है, ये 3 तो बिंबिसार ने किया था। फिर पाटलिपुत्रा, उसका बेटा का बेटा उदयीन किया था। फिर वैशाली,
यानी वैशाली, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, राजगिरी और राजगिर, याद रख लेना। और उसके बाद एक और आया था, क्या नाम है, हाँ पाटलिपुत्र, याद रखना पाटलिपुत्र 2 बार आया है। तो आपको ये भी ऑप्शन में कभी कभी या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता था, पूछ लिया जाएगा कि जो मगध राज्य था उसका 2 बार राजधानी कौन सा बना है, तो आपको बताना पड़ेगा पाटलिपुत्र। याद रख लेना, ये सब चीजें आपको क्या है, आपको ये सब चीजें पढ़ के रखनी है। तो मैंने इतना समझा दिया, अब हम आगे आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आगे हम कौन राजा राज किया था वो बताएंगे। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं मगध। ध्यान से देखना, तो जो मगध के संस्थापक थे वो कौन थे, वो बृहद्रथ थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मगध राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे क्या, बृहद्रथ को बताएंगे। ठीक है, फिर मगध का राज कहाँ कहाँ तक फैला था, मैंने आपको बताया था। उत्तर में गंगा, ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत, फिर पूरब में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक क्या हुआ था, मगध राज्य फैला हुआ था। ठीक है, इसकी सबसे पहली राजधानी राजगृह बनी। ठीक है, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ठीक, फिर इसकी राजधानी चेंज होकर के कहाँ चली गई, पाटलिपुत्रा। ठीक है, बिंबिसार ने चेंज किया था इसको। ठीक, राजगृह से कहाँ, पाटलिपुत्रा। फिर कौशल, याद रख लेना, उस समय जो मगध राजधानी थी, यानी जो मगध राज्य था, उसमें से जो 3 उसका एक तरह से एरिया था, 3 क्षेत्र था, कौशल और वत्स, अवंती, ये बहुत पावरफुल थे। ठीक है, शक्तिशाली थे। ये मगध राज्य का ही क्या था, एक हिस्सा थे, क्योंकि बिंबिसार मिलाते गया, राज्य अपने छोटे राज्य को बढ़ाते गया। ठीक है, तो बिंबिसार गद्दी पे, मगध की राजगद्दी पे सबसे पहले कब बैठा था, 545 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था। याद रख लेना, सबसे पहला राजा कौन था, बिंबिसार था। इसने हर्यक वंश का क्या किया था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, यानी हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। यानी बिंबिसार ने एक वंश चलाया जिसका नाम था क्या, हर्यक वंश। यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ये गद्दी पे कब बैठे थे मगध की, ये 545 ईस्वी ईसा पूर्व में बैठे थे। ठीक है, फिर याद रख लेना, इसने किसको हराया था, ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज जो था, यानी अंगराज उस समय 16 महाजनपद में था, तो अंगराज के राजा जो थे ब्रह्मदत्त, इनको हरा करके इनका राज यानी अंगराज को वापस से कहाँ मिला लिया, मगध में मिला लिया। मैंने आपको बताया कि जो बिंबिसार था ये क्या करता था, ये जीतते जाता था। ठीक है, युद्ध करता था, जीतता था, उनका राज अपने में क्या कर लेता था, मिला लेता था। ठीक है, इसने शादियां कहा किससे किससे की है, याद रखना, कौशल के जो राजा थे उनकी बहन महाकौशल से, यानी नरेश की बहन से क्या किया था, शादी किया था। फिर इन्होंने क्या किया, चेतक की जो पुत्री थी चेल्लना, उनसे भी शादी किया। फिर एक राजकुमारी थी जिनका नाम क्षेमा है, उनसे शादी की। यानी इसने कितनी शादियां की, 1 2 3 शादियां की, और जितनी शादी ये करता था उनका राज क्या कर लेता था, अपने में मिला लेता था। उसका मकसद एक ही था, शादी करो और उनका राज क्या करो, हड़प लो। ठीक है, इसने 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर क्या किया, बैठा। कौन, बिंबिसार। ये किस धर्म को पालता था या किस धर्म को मानता था, तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। केवल यही एक राजा था जो बौद्ध धर्म को मानता था, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार याद रख लेना, बिंबिसार का बेटा क्या था, उसका नाम अज्ञातशत्रु था। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अज्ञातशत्रु था। अज्ञातशत्रु ने बिंबिसार को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या 493 में यानी 493 ईसा पूर्व में करने के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठ गया, अज्ञातशत्रु बैठा। याद रखना, अज्ञातशत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या करके, यानी अपने पापा को, यानी अपने पिताजी को मार करके क्या बना, राजा बना। ठीक है, कब बैठा, 493 ईस्वी में किया, और उसी समय राजगद्दी पे बैठ गया। इसको दूसरा नाम, इसका जो अज्ञात शत्रु है उसका नाम, उसको कुनिक भी बोलते हैं। ठीक है, कुनिक बोलते हैं, याद रख लेना, कुनिक किसका नाम है, अज्ञात शत्रु का नाम है।
ये लगभग 32 वर्षों तक क्या किया, मगध की गद्दी पे बैठा। मगध का राजा लगभग ये मगध राज्य को कितने साल तक चलाया, 32 वर्ष तक क्या किया था, इन्होंने चलाया था। और ये राजा जैन धर्म को क्या करता था, मानता था, यानी ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को ये समझता था। ठीक है, इसके बेटे का नाम क्या था, उदयन था। ठीक है, उदयन अज्ञात शत्रु का बेटा था। अज्ञात शत्रु को उदयन क्या कर देता है, मार देता है, यानी उदयन की अज्ञात शत्रु की हत्या उसका बेटा, खुद का बेटा उदयन करता है। कब करता है, 461 ईस्वी में करने के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठ जाता है, उदयन बैठ जाता है। यानी उदयन बैठा, याद रखना, पहले बिंबिसार आया, उसको मार देता है अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु को मार देता है कौन, उदयन। मतलब इसमें क्या होता है, बाप को बेटा मारते जा रहा है, हत्या करते जा रहा है, इसलिए इसका एक तरह से इस वंश का नाम, हर्यक वंश का एक दूसरा नाम है पितृहंता। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए पितृहंता, हंता का मतलब होता है जो अपने पिताजी को मारता है, मतलब एक ऐसा वंश जो अपने बाप को मार के ही गद्दी पे बैठता है। देखो, इसको मार दिया अज्ञात शत्रु बिंबिसार को, फिर बिंबिसार को कौन मार देता है, उदयन मार देता है। उदयन मारता है कब, 461 ईस्वी, मारने के बाद क्या कर दिया, गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, अब याद रख लेना, इसने क्या किया, इसने राजधानी को चेंज करके क्या एक ग्राम बनाया, उसका नाम क्या था, पाटली ग्राम। यानी पाटली ग्राम को बनाने वाला कौन है, उदयन। एक नए ग्राम के क्या किया इन्होंने, एक नया गांव बनाया जिसका नाम था पाटली ग्राम। ये कौन से धर्म को मानता था, ये भी जैन धर्म को क्या करता था, मानता था, यानी जैन धर्म का क्या था, ये अनुयायी था। ठीक है, याद रख लेना। फिर नागदशक, नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा था। कौन, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। नागदशक का जो मंत्री था वो कौन था, शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग क्या करता है कि नागदशक को हराने, क्या नाम है, ये अच्छा राजा नहीं था। अच्छा राजा नहीं होने का मतलब है कि उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, इसलिए प्रजा ने इसको हटा करके क्या कर दिया, शिशुनाग को राजा बनाया। जब शिशुनाग राजा बन गया तो अपनी एक खुद का वंश चलाया जिसका नाम था शिशुनाथ वंश। याद रख लेना, नागदशक अंतिम राजा था किसका, हर्यक का। और याद रखना, इसका मंत्री कौन था, शिशुनाग था। प्रजा इससे खुश नहीं थी, इसलिए इसको हटा करके शिशुनाग को राजा बनाया। शिशुनाग जब राजा बना तो शिशुनाथ वंश का क्या किया, इन्होंने क्या किया, स्थापना की, मतलब शिशुनाथ वंश चलाया इसने। ठीक है, याद रख लेना, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वापस चेंज करके कहाँ कर दिया, वैशाली कर दिया। मतलब राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई, अब वैशाली शिफ्ट हो गई। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था कालाशोक। ठीक है, याद रख लेना, कालाशोक था। कालाशोक वापस से वैशाली को कहाँ चेंज कर दिया, पाटलिपुत्र को कहाँ चेंज कर दिया, वैशाली को कहाँ चेंज किया, पाटलिपुत्रा में। गलत मैंने आपको बता दिया, याद रख लेना। जो कालाशोक था इसने इसकी राजधानी कहाँ चेंज की, पाटलिपुत्रा, वैशाली से पाटलिपुत्रा। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वो नंदीवर्धन था। याद रख लेना, कौन, नंदीवर्धन, अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन ने क्या किया, नंद वंश की क्या किया, स्थापना की। नंदीवर्धन जो था अंतिम राजा था किसका, शिशुनाग वंश का। नाथ वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को कौन हराता है, यानी नंदीवर्धन का मंत्री कौन था, पद्मनाथ था। ठीक है, जो पद्मनाथ था वो नंदीवर्धन का मंत्री था। फिर ये क्या किया, इसके राज्य को संभाला कौन, महापद्मनाभ। इसने नंद वंश की क्या की, स्थापना की। और ये क्षत्रिय नहीं था। याद रख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, मैं आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था, नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का जो मंत्री था वो महापद्मनाभ था। फिर इसने क्या किया कि ये इसका पूरा कार्यभार संभालता है, क्योंकि वो मर गया होगा या कुछ हुआ होगा। ठीक है, और नंद वंश की क्या की, स्थापना की। और जो महापद्मनाभ थे, इनके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, घनानंद थे। ठीक है, कौन, घनानंद। और घनानंद क्या थे, सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर भी उस समय पंजाब राज्य पे क्या कर रहा था, चढ़ाई कर रहा था। ठीक है, उस समय क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देंगे क्योंकि अगला लेक्चर में आपको वही बताएंगे। ठीक है, फिर घनानंद की हत्या कौन कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य करने के बाद एक नए वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना
चंद्रगुप्त मौर्य। मैं अब और बताएंगे इसमें, क्योंकि इसमें एक कौटिल्य का भी थोड़ा सा रोल है। कौटिल्य यहाँ पे जाते हैं, घनानंद बहुत घमंडी था, उसके बाद जाते हैं उसको बोलते हैं कि भाई जो क्या नाम है कि सिकंदर जो है वो पंजाब की तरफ से चढ़ाई कर रहा है, उसको समझाने जाते हैं कि आप ऐसा करो कि सिकंदर को कुछ ऐसा किया जाए, हम लोग मिलके सिकंदर को यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, उल्टा उनकी बेइज्जती करता है। तो वहाँ से जो कौटिल्य थे हमारे, उनको वो क्या करते हैं कि कौटिल्य वहाँ से आते हैं और उसी समय वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, उसको बोलते हैं सामने से कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ के एक अच्छा राजा दूंगा, यानी मगध जो मगध राज्य है वहाँ का जो राजा एक होगा वो बहुत ही अच्छा राजा होगा, लेकिन तुम क्या करोगे, हट जाओगे। तो वो किससे मिल गए, वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद, मतलब कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य को मिलने गए थे कौटिल्य, मिलने के बाद वो लोग आपस में सहमत करने के बाद घनानंद को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। कौन मार देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। मारने के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है क्या, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको ये सारा चीज़ पढ़ा दिया। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।